ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में जो ITI सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है जो कि निम्मी ने हमें 418 MCQ दिए। तो उसका ये आज का हमारा 13वां क्लास है। अगर आपको ये 418 MCQ का PDF डाउनलोड करना है जो कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भी लैंग्वेज में है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना है ताकि आप अपनी तैयारी जांच सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, तो वो फ्री का मॉक टेस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा के दे दिया है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का हमारा 13वां क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी जो भी क्लास हो चुके हैं उसको आपको देखने के लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो, या तो उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो अगर आप डायरेक्ट पहली बार ये वीडियो में लैंड किए तब। और एक इंस्ट्रक्शन कि निम्मी ने हमें 418 जो MCQ दी है वो पूरे मिक्स चैप्टर के करके दिए और हमने थोड़ी सी होशियारी करके क्या कर दिया, वो हर चैप्टर के क्वेश्चन है ना अलग अलग कर दिया, मतलब सॉर्ट आउट कर दे ताकि आप आसानी से पढ़ पाए। तो इस तरह से जो हमने सेपरेट कर दिए क्वेश्चन 418 ही मिलेगा आपको, लेकिन चैप्टर वाइज हमने अलग कर दी, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर है ना थोड़ा सा आगे पीछे दिख सकता है। तो देखिए हमने दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों भी चैप्टर ये क्लास के पहले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो चल रहा है हमारा सस्टेनेबल करियर, या तो टिकाऊ पेशा, या तो जो एक कांस्टेंट स्थिर अपना करियर होता है वो चैप्टर चल रहा है। तो उसके भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, तो आज उसके कुछ बचे कुछ आगे वाले क्वेश्चन हम कवर करने वाले। तो आज के क्लास में पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का नंबर है 244 और लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल लेंगे। तो एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में न्यूमेरिकल कहाँ से बीच में आ गया ये आपको लग सकता है। तो अभी निम्मी ने जो दे दिया तो दे दिया, हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। तो एक्चुअल अभी ये जो है ना 3-4 क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जब आप ITI होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको ये मिलेगा रीजनिंग का अलग से एक टॉपिक होता है, तो अलग से एक सब्जेक्ट होता है जो पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं बुद्धिमत्ता का आएंगे, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे 3-4, तो थोड़ा सा अभी सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली हमारा मन नहीं था कि हम यहाँ पे सॉल्व करके टाइम वेस्ट करें, तभी भी हम क्या करेंगे, फास्ट में कवर कर देंगे। बट नहीं समझा तो आपको आंसर याद कर लेना है, क्यों, तो अभी इतना समय नहीं है कि क्लास में पूरा हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे, क्यों, तो जब मैथमेटिक्स आ जाता है तो एक क्वेश्चन को लगभग समझाने के लिए 5 से 10 मिनट भी लगते हैं, बट उतना समय नहीं लगाएंगे, हम मिनट में ही पूरा खत्म कर दे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन था नए स्टूडेंट के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, उसके बाद और थ्योरी के क्वेश्चन है। तो देखिए ए सीरीज नंबर गिवन, हमें एक सीरीज दी गई है, कौन सी है, ये सीरीज है हमारे पास 44 कितना है, 41 है, 48 है, उसके बाद 51 है, 60 है और 87 है। अगर आपको ये नहीं समझना है तो आप आगे वीडियो करके लेके जा सकते हो, यानी थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन आगे कर सकते हो अगर डायरेक्ट आपको आंसर ही देखना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यू नीड टू फिल द नंबर इन द ब्लैंक बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। अभी पैटर्न समझ लेना है और मतलब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आने वाला है ये हमें बताना है। तो देखेंगे तो संख्याओं की श्रृंखला दी गई है, उसमें से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भर देना है जो कि लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह। तो एक अंदाजे से फट से हम आपको बता देते हैं। आप देखेंगे ना ये दोनों में जैसे 41 नहीं, कितना है, 47 है, 47 और इसमें एक ही ऐड किया है मतलब +1 हुआ है, ये दोनों के बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगा +3 हुआ है। उसके बाद ये दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ है, +9 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों के बीच में कितना हुआ, तो +27 हुआ। मतलब देखेंगे तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ से भी 3 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, तो 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 बढ़ा दिया हमने, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आता है 9, फिर 9 को और से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 27। तो इस तरह से उसमें ऐड करते गए। तो अभी और क्या करना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है उसके अगर फाइंड करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 को देखेंगे तो हर इसमें ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 27। जितना डिफरेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते जाओ, और आगे वाले नंबर में उसको ऐड करते जाओ। तो और से वही करेंगे, जो 27 आया उसको क्या कर देंगे, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 का कितना हो गया, 1 बचा 2, 2 × 3 कितना होता है, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, 81। और यहाँ पे कितना 87, तो प्लस क्या कर देना है 87, तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे 8 आएगा और 8 8 16 मतलब 168 आता है। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं किया, शॉर्टकट में आपको बता दी थी, इसका बी आंसर क्या आता है, सही आता है। ठीक है, उसके बाद
ए मैन कैन रीच ए सर्टन प्लेस इन 40 आवर, यानी कि 40 घंटे में एक आदमी क्या करता है, 40 घंटे में कुछ दूरी तय कर देता है। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 115, और हमें क्या करना है, अभी उसका स्पीड है ना एक पर्टिकुलर, देखो 40 घंटे में एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को कवर कर देता है, एक डिस्टेंस है कवर कर देता है, वो भी कितने घंटे में, कितने घंटे में, उसका स्पीड हमें पता नहीं, स्पीड पता नहीं तो हम यस लिख देते हैं। अभी क्या करना है, उसी आदमी का स्पीड हमने कम कर दिया, कितने से, 15 से, 1/15 से, मतलब 1/15 से हमने कम कर दिया है, तो इसका मतलब कि 15 में से 1 कम कर दिया है, तो इसका मतलब इसे लिखते हो क्या कर सकते हो, वही आदमी है ना 40 घंटे में जब जाता है तो क्या करता है, आगे में देखेंगे, इफ उसकी स्पीड हमने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी 115 से, मतलब 1/15 से उसका स्पीड कम कर दिया, तो ये स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14/15 से। अभी 14 क्यों है, क्यों, तो 15 में से एक पार्ट हमने कम कर दिया उसका स्पीड का, मतलब 1/15 कर दिया, तो 1/15 कर दिया, तो इसमें से एक पार्ट कम कर दिया, देखेंगे यहाँ पे 15 में से एक पार्ट क्या कर दिया, उसका कम कर दिया, तो यहाँ पे इसलिए ऊपर में क्या कर दिया 14 लिख दिया और नीचे में 15, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिए। अभी देख आगे देखेंगे, ही गोज 15 किलोमीटर लेस, यानी कि वो क्या कर रहा है, अगर उसका स्पीड जो भी है 1/15 से अगर कम करते हैं तो सीधी सी बात है ना, उसका स्पीड कम करेंगे तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो कितना कम करता है, ये डिस्टेंस -5 है, डिस्टेंस माइनस क्या है 5, और ये क्या हमारी स्पीड है, ये वाला यस बराबर ध्यान में रखना, यस और ये 5 अलग है, ठीक है, दोनों भी बराबर ध्यान में रखना, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। तो अभी ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं करेंगे, बस ये अभी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो जब कॉम्पिटिटिव का पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंस है, मतलब 40 घंटे में दोनों भी काम 40 घंटे में ही करना है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, हमारे डिस्टेंस का फार्मूला, जो आपका डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड का फार्मूला नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो हमारा टाइम का फार्मूला होता है स्पीड के हिसाब से, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, अभी एक्स हमारा डिस्टेंस है और इक्वल टू कर देंगे, और दूसरा डिस्टेंस कितना है, एक्स -5 और डिवाइडेड बाय यस इंटू 14/15 हो गया, मतलब ये वाला एक साइड रख दिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड अलग रख दिया। बस अभी क्या करना है, इनको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आंसर निकलेगा ना वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अभी ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसका आंसर कितना आता है 75। इसको इच्छा है तो आप अलग से कैलकुलेट करके देखेंगे ना, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान में रखना कि ये 15 क्या होंगे, ऊपर चले आएंगे, और ये 14, ये यस कैंसिल हो जाते हैं, और ये 14 इधर चले जाते हैं, मतलब 14x इक्वल्स टू, इक्वेशन इस तरह से बन जाता है। आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है, x इंटू 15 हो जाता है, 15 नहीं, x इंटू क्या होगा, x इंटू 14 होगा, और इक्वल्स टू x -5 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हो ना तो आपका आंसर 75 आता है। तो अभी सॉल्व करके ज़्यादा हम समय नहीं गंवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद 3 इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3000, अभी पूछा है 3 यानी कि 3000 का 3 यानी कि कितना परसेंट होता है। तो जैसे आपको पता है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आपने 50 मार्क्स लिए तो आप क्या करते हो, 100 में से आपने 50 लिए तो इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो जो भी आपके परसेंटेज आएंगे वो परसेंटेज होता है। सेम उसी तरह से निकाला है कि आपका 3000 मार्क का पेपर था, कितना मार्क था, 3000 मार्क का पेपर था, और आपने इसमें से कितने मार्क्स लिए, 3 मार्क्स लिए, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है, जो भी आएगा आपका परसेंट आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 0 काट देंगे, यहाँ से भी 2 0 काट देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि 1/10 अगर करते हो तो आंसर कितना आता है 0.1% आता है। तो 0.1 जो कहाँ पे डी पे, तो हमारा डी आंसर क्या रहेगा, फाइनल रहेगा, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो ये चुटकी में सॉल्व होता है, पेन भी लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ब्रॉड ए लैम्प फॉर 100 रुपीज। एक आदमी ने क्या कर दिया, देखो हम जानबूझ के हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट हो करके, क्यों तो आपका समय बड़ा कीमती है, हमें पता है, ठीक है। तो एक आदमी ने क्या कर दिया, 100 रुपये का बल्ब ले लिया। कितने रुपए का बल्ब लिया, 100 रुपए का बल्ब लिया, और यहाँ पे पूछा है कि सोल्ड इन 120 रुपए, यानी कि उसने क्या कर दिया, बेच दिया कितने रुपए में, 120 रुपए में। क्वेश्चन पूछा आगे में कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ मतलब उसको फायदा कितना हुआ, सिंपल सी बात है, 100 रुपए में लिया, 120 में बेच दिया उसने, तो फायदा कितना हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ पे और आगे बोला है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो जैसे अभी परसेंट निकाला था सेम तरीके से भी परसेंट निकालना है। कैसे निकाले थे परसेंट, कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 20 हुआ, कितने में से, मतलब कितना हमने उसको इन्वेस्ट किए थे 100 रुपीज, तो 100 में से हमें 20 रुपए ज्यादा के मिले, मतलब प्रॉफिट हुआ ना 20 रुपए, तो कितना परसेंट हुआ, ये 0 0 काट देंगे, 2 से डिवाइड, इसको परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है।
2 से करेंगे तो 1 बाय कितना आता है, या तो 0.2 आता है यहाँ पे सीधा सीधा। दो क्या बच करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इंटू क्या है हमारा 100, करने की जरूरत नहीं शायद, ठीक है। और एक ये 0 काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, बचेगा ऊपर में, इसको 1 मिनट काट के ना थोड़ा सा बराबर लिख देते। देखो हमें 20 रुपये फायदा हुआ, कितने में से, 100 रुपये में से। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू आपका अपने आप क्या हो जाएगा, परसेंट निकल जाएगा। तो देखो ये 0 2 काट देंगे तो ये भी 2 0 कटते हैं, यानी कि हमारा परसेंट कितना हो जाएगा, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ और 20% प्रॉफिट हुआ। तो कहाँ पे देखो ये 10 रुपये नहीं है, यहाँ पे 20 रुपये, बिल्कुल सही बात है। और ये 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ भी 20 रुपये हुआ और प्रतिशत भी कितना हुआ, 20 रुपये हुआ। तो यहाँ पे 10 है तो ये वाला भी नहीं है, तो हमारा बी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखो न्यूमेरिकल थे तो जानबूझ के हमने फटाफट पूरे कवर कर दिए, ठीक है। तभी भी अगर आपको समझता है तो ठीक है, नहीं तो आपको आंसर तो याद ही कर लेना, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ, जो आगे के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी वो बीच में न्यूमेरिकल थे तो अभी थोड़ा सा मैथ जैसे फीलिंग है हमें भी, और शायद आपको भी आया होगा, बट अभी थ्योरेटिकल है। अभी आगे देखिए, अभी है क्या है, रीहैरेसिंग और प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। रीहैरेसिंग एंड प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू। अभी रीहैरेसिंग मतलब आप रिहर्सल करते हो, देखो जैसे डांस वांस करने जाना है तो डांस करने वाले क्या करते हैं, पहले रिहर्सल करते हैं, उसके बाद क्या करते हो, ओरिजिनल डांस परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पहले रिहर्सल कर रहे हो, मतलब वही प्रैक्टिस कर रहे हो किसकी, अपने इंटरव्यू की। तो उसे क्या कहेंगे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी कोई ले रहा है आपकी, या तो आप खुद कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे ये पूछे। देखो साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास, किसी भी चीज का, अगर युद्ध भी करने जाना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। कहीं भी जाना है तो पहले हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप इंटरव्यू को जाते हो तो पहले आप पूर्वाभ्यास करते हो। तो उस सत्र को क्या कहा जाएगा, देखो ये प्री इंटरव्यू भी नहीं कहेंगे उसको, एमेचर भी नहीं कहेंगे, पोस्ट इंटरव्यू, पोस्ट यानी कि बाद होता है, प्री यानी कि पहले होता है, तो ये दोनों भी नहीं रहेगा, ये रहेगा मॉक इंटरव्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम देना है, एग्जाम तो हमारी फाइनल है, बट फाइनल एग्जाम के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा या तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट देते हो। क्या देते हो, मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी अगर पूरा फुल टेस्ट ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए ऐप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्या है, मॉक टेस्ट है, यानी कि आप पहले ही अगर अच्छे से तैयारी कर देंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या हो गया, हमारा रिहर्सल हो गया। ये क्या हो गया, रिहर्सल। उसी तरह से क्वेश्चन में वही था कि अगर इंटरव्यू को आप जा रहे हो तो आप पहले ही उसका रिहर्सल कर देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मॉक इंटरव्यू। क्या कहेंगे, मॉक इंटरव्यू। हमारा मॉक टेस्ट वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना। तो इसका डी आंसर क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी दैट वन डज ड्यूरिंग द फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स और ईटीसी। जब हमारे पास समय, फ्री का समय हिंदी में पढ़ लेते हैं, खाली समय में की जाने वाली गतिविधियां, जैसे कि पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना, ऐसे इस तरह के जो शौक होते हैं उसको शौक ही कहेंगे हम, ठीक है। तो शौक यानी कि उसको हॉबी कहेंगे। तो ये खाली टाइम में जो होता है ना, इसको हॉबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉबी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखो एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हॉबी, या तो हिंदी में उसको शौक कहते हैं। पता है ना, अभी शौक अभी कई तरीके होते हैं, किसी को शराब का भी हो सकता है, किसी को गुटखा खाने का भी हो सकता है, ठीक है, किसी को पिक्चर देखने का, किसी को खेलने का। तो ये क्या है, शौक है। बट अभी जैसे खाली टाइम में कर रहे हैं ना, उसको शौक कहेंगे। बट बहुत सी बार क्या होता है कि अपना काम धंधा छोड़ के भी लोग अपना शौक करते हैं, तो एक्चुअली वो गलत होता है। बट कैसे, हर किसी की लाइफ होती है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, जैसे जिसको जीना है वो जी सकता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या, बिल्कुल सही है। उसके बाद when a person is naturally good at doing something, it is किंवा या तो इट इज ही, या तो हर, मतलब लड़की हो या तो लड़का हो, दोनों के लिए। ए पर्सन इज नेचुरली गुड। नेचुरली यानी कि क्या, कोई व्यक्ति कुछ करने के स्वाभाविक रूप से, मतलब स्वाभाविक उसके अंदर ही गुण होता है वो, से अच्छा होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, ये उसका क्या है, स्ट्रेंथ है। ये उसका क्या है, स्ट्रेंथ है। मतलब नेचुरली क्या है, वो अच्छा है। पता है ना, आपके दोस्त होंगे, कोई अड़ोस पड़ोस वाले भी होंगे, वो क्या होते हैं, नेचुरली ही अच्छे होते हैं। मतलब वो सबके साथ उनका बर्ताव अच्छा होता है। अपनी कुछ मतलबी लोग रहेंगे, सेल्फिश रहेंगे, तो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे अच्छे से रहेंगे, बाकी जगह झगड़ा करते फिरेंगे। बट कुछ ऐसे होते हैं कि किसी के साथ कुछ नहीं करते, वो अच्छे से होते हैं, एक्चुअली नेचुरली होते हैं, स्वाभाविक रूप से ही होते हैं। वो उनका क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। देखो ये वीकनेस भी नहीं है, फैमिली की बात भी नहीं है, और ये हेरिडिटरी भी नहीं है, मतलब उसका बाप शांत है तो बेटा भी शांत रहेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जो भी होता है उसको क्या कहेंगे, उसका स्ट्रेंथ कहेंगे। तो उसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, टूल एंड टेक्निक यूज टू मेक वंस टास्क इजियर टू वर्क इफिशियंटली एंड मेंशन इन रिज्यूम इज कॉल्ड। अभी देखो
एक आधा टूल, या तो टूल यानी कि हथौड़ा हथौड़ा वाला टूल नहीं मतलब हमने अपने लाइफ का टूल, एक आधा टूल या तो उसकी टेक्निक है, उसका यूज करके हम कोई काम अच्छी तरीके से या तो आसान तरीके से कर देंगे तो, और उसको हम क्या करते हैं हमारे रिज्यूम में मेंशन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे ये क्वेश्चन में पूछा था। देखो, किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने में आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों को ब्लैंक है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि आप मतलब आपके पास अगर स्किल है, आपके पास क्या है, स्किल है, तो आप किसी कार्य को आसान बना सकते हो और आसानी से कर भी सकते हो, मतलब इजी तरीके से और सक्सेसफुली भी कर सकते हो। और उसको क्या करते हैं हम अपने रिज्यूम में डालते हैं। देखो, बायोडाटा और रिज्यूम दोनों में डिफरेंस है, हमने पहले बता दिया। शादी करना है तो आपको बायोडाटा लगेगा और आपको जॉब करना है तो आपको रिज्यूम लगेगा, क्योंकि तो शादी में जो लगता है वो जॉब में नहीं लगता है और जॉब में लगता है वो शादी में नहीं लगता है। तो रिज्यूम में क्या करते हैं, वो एंट्री कर देते हैं कि नहीं, हम अच्छे से ये काट सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं, ये सब हमारे पास स्किल है, तो हम उसको रिज्यूम में ऐड कर देते, तो उसको क्या कहेंगे, स्किल। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि आप क्या है कि जो रिज्यूम में ऐड करेंगे, जो आपके पास टूल है तो टेक्निक है, तो उसको क्या कहा जाता है। देखो, सॉफ्टवेयर भी नहीं कहेंगे, आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, रीडिंग नहीं कहेंगे, एग्जांपल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्किल। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, ए पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउ यू टू लर्न पर्टिकुलर स्किल। देखो, पेड पीरियड मतलब देखो, ट्रेनिंग ही है, अभी कई सारी ट्रेनिंग के भी प्रकार होते हैं। अभी कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें हमें पैसे देना पड़ता है, मतलब हमें फीस पेड करना होता है। कुछ ट्रेनिंग फ्री में होती है और कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ट्रेनिंग करने का भी हमें पैसा मिलता है। तो आपको पता है ITI होने के बाद आप क्या करने जाएंगे, आप अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे, तो तब आपको फुकट में अप्रेंटिसशिप करना होता है क्या? नहीं, उसके लिए क्या करते हो, कंपनी आपको कुछ भुगतान करती है, मतलब कुछ पेमेंट के रूप में, पेमेंट नहीं कहेंगे बट पेमेंट के रूप में आपको पैसे दिए जाते हैं या तो आपका पेमेंट दिया जाता है। तो यानी कि आप तो सीख रहे हो ना, आप तो ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तभी भी आपको पैसे मिलते हैं। तो वही पूछा है यहाँ पे कि इंडस्ट्री में करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षण की एक अनुभव अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल्य या कौशल्य के एक सेट को सिखाने की अनुमति देता है, और उसका क्या होता है कि आपको उसका पेड भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड था ना, अलाउ टू पर्टिकुलर स्किल टू सेट ऑफ स्किल, मतलब पेड पीरियड जब आपको कुछ उसके बदले में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम, अप्रेंटिसशिप कहते हैं। देखो, क्राफ्टिंग अलग है, अपॉर्चुनिटी अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अप्रेंटिसशिप कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप। ये शागिर्द भी थोड़ा सा अलग है वर्ड, तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द अप्रेंटिसशिप थ्रू। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी आपको पता है कि आजकल के जमाने में ना बहुत प्रमोशन हो रहा है। इसका मतलब नौकरी पे बढ़ रही, यही नहीं, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइज कहेंगे, एक तरह का क्या होता है, एडवर्टाइज। तो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए अप्रेंटिसशिप को क्या करती है, या तो कौन सा, अभी कैसे हर अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। आपको स्कॉलरशिप देना है तो अलग डिपार्टमेंट, आपकी एग्जाम लेना है तो अलग डिपार्टमेंट, आपका एडमिशन लेना है तो अलग डिपार्टमेंट। इस तरह से गवर्नमेंट इंडिया की अगर यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए कैसे प्रमोट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। देखो, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षाओं को बढ़ावा देना, ये किसका काम है, तो ये आपको अगर पता होगा तो ये सिंबल भी आपने देखा होगा, NAPS करके, कभी आपके कॉलेज में सुना भी होगा आपके, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है। ये किसकी, गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है कि अप्रेंटिसशिप की जानकारी दी जाती है, बच्चों को अप्रेंटिसशिप करने की सुविधा करा के देते हैं। ठीक है, तो उसको NAPS कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो इस वाले वेबसाइट पे। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि प्रमोशन कैसे करते, प्रमोशन करते हैं NAPS से अपना प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्लैंक है ऑन द NAPS ब्लैंक है टू अप्लाई द अप्रेंटिसशिप। अभी देखो, इसका है ना इंग्लिश में बराबर ब्लैंक बैठेगा, बट हिंदी में ना थोड़ा सा हिल डुल जाएगा, मतलब बराबर मीनिंग नहीं बनेगा यहाँ पे, क्यों तो कैसे ट्रांसलेट करके होता है ना, इसलिए बहुत से क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ध्यान रखने की कोशिश करना है। तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये बहुत जरूरी है ब्लैंक में कि आपको रजिस्टर करना, क्या करना, रजिस्टर। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर ऑन NAPS जो अभी हमने बताया था कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन NAPS के पोर्टल पे, पोर्टल यानी कि उसका जो वेबसाइट होता है ना, उस वेबसाइट पे हमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है टू अप्लाई द अप्रेंटिसशिप। मगर अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो पहले आपको क्या करना है, NAPS पे रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है NAPS के पोर्टल पे। इस तरह से पहले रजिस्टर आता है, उसके बाद पोर्टल आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, हिंदी में आपको लगभग ये सेम दिख सकता है कभी चल के, बट यहाँ पे ED है, ED वाला छोड़ देना है आपको, सिर्फ रजिस्टर करना है। ED का मतलब क्या होता है,
रजिस्टर कर दिया है, तो हमें कर दिया है वाला ऑप्शन नहीं देना है कि हमें रजिस्टर क्या करना है, करना है रजिस्टर, इसलिए ये ईडी वाला नहीं रहेगा, तो इसका बी आंसर सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी बाय द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अभी यहाँ पे पूछा है प्रोफेशनल, इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया था शायद कौन से इसमें आईटी लिटरेसी वाला है, उसमें दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचाने। देखिए ये फेसबुक पे आपको पेशेवर लोग मिलते हैं क्या? नहीं, आपके पूरे दोस्त मिलेंगे जिनके पास बहुत सारा समय है, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम की भी सेम स्टोरी है। उसके बाद ये लिंक्ड कुछ नहीं है, अपने काम का नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन ये होता है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपके प्रोफेशनल्स लोग मिलते हैं। तो हमने शायद इसके पहले भी बोला था कि जैसे आईटीआई हो जाएगा ना, तो एनएपीएस पे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है अप्रेंटिसशिप के लिए, बट आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे भी अपना जॉब प्रोफाइल बना देना है, ताकि आप क्या पढ़े हो, आपके पास कौन सी स्किल है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, इस वेबसाइट पे आके अगर उनको वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, जो भी चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो क्या करती है, वहाँ पे सर्च करती है फिल्टर लगा के। तो आपका नाम अगर उसमें आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको वो जॉब पे भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक्डइन का एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। ये क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसके बाद ब्लैंक है सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक है इन देयर वर्क प्लेस। अभी देखिए यहाँ पे दो है ना, तो थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाती है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। अभी कहाँ पे सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, एक आधी कंपनी क्या, तो वर्क प्लेस की। तो यहाँ पे वर्क प्लेस देखेंगे तो देखो वर्क प्लेसेस है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा। वर्क प्लेस यहाँ पे भी प्लेसेस है, तो ये वाला भी नहीं रहेगा, वर्क प्लेस है। ठीक है, तो वर्क प्लेस पे हमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सुरक्षा, हमारे जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ये नहीं है। आगे में सभी कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्र में को शामिल करना चाहिए। अभी सभी का क्या करना चाहिए, कार्य क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। अभी क्या शामिल करना चाहिए, सेफ्टी शामिल करना चाहिए, यानी कि अपने कार्यस्थल में बहुत देखो कार्यस्थल में सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस कंपनी को सुरक्षा अपने कंपनी में शामिल करनी चाहिए। तो इस तरह से दोनों ब्लैंक है, तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसके बाद पॉश मंडेट। अभी देखो पॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ये इसके बारे में भी आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है, क्यों तो आप एक तो होशियार बच्चे हो, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितना जरूरी उतना ही करेंगे। तो देखो पॉश मतलब क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म भी पूछता है कि क्या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। तो मंडेट सेफ्टी यहाँ पे ब्लैंक है एंड और से ब्लैंक है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। तो अभी देखो पॉश का जो लॉन्ग फॉर्म है ना, वही यहाँ पे आने वाला है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। मंडेट सेफ्टी ऑफ, अभी किसके सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए वुमन के। ठीक है, अभी वुमन देखेंगे तो सभी में। ठीक है, वुमन यानी कि महिला को सेफ्टी जरूरी है, किसका, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट से उनको सुरक्षा देना है। अभी आगे में दूसरे वाले ब्लैंक में देखेंगे एंड और से लिखा है, तो और से क्या है कि प्रिवेंशन है, क्या है, प्रिवेंशन है कि आपको क्या करना है, या तो कंपनी में हमें औरतों को या तो महिलाओं को हमें सुरक्षा देना है सेक्सुअल हरासमेंट से, और वही सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना है। सेक्सुअल हरासमेंट से क्या करना है, रोकना है, तो उसको रोकथाम कहेंगे। तो ये प्रिवेंशन वाला बराबर ध्यान में रखना। तो ये देखो यहाँ पे भी महिला और रोकथाम है, बट ये प्रिवेंट है, प्रिवेंट का भी अर्थ वही होता है और उसका दोनों। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको हिंदी में, बराबर इंग्लिश में ध्यान में रखिए। ये क्या है, प्रिवेंशन सिर्फ हमारा सही है, प्रिवेंशन क्या है, सिर्फ सही है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसके बाद मीन्स any unwelcome conduct of sexual nature while make a person feel offended and humiliated। ठीक है, तो अभी देखो humiliated, तो ब्लैंक है वहां पे, का अर्थ यौन प्राकृतिक या कोई भी अप्रिय आचरण। ठीक है, अप्रिय आचरण जिससे व्यक्ति को आहत हो सकती है या तो अपमानित महसूस करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बोला गया है कि महिला को ही हमें बचाना है यानी कि उसको सेक्सुअल हरासमेंट को रोकना है। क्यों, तो हमें महिलाओं को उससे सुरक्षा देना है। तो अभी यहाँ पे भले ही वैसे लिखा होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ महिलाओं के साथ भी होता है, ये पुरुष के साथ भी होता है। बट अभी सिलेबस की बात करेंगे, फिलहाल तो हम महिलाओं को हमने सेंटर में रख के ये सब क्वेश्चन बनाए। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है, कि
सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब यानी कि यौन उत्पीड़न का मतलब क्या होता है कि कोई भी आके टच करेगा जब हमारी इच्छा नहीं है, जब हमारी इच्छा नहीं है, या तो कोई कुछ टॉन्टिंग करता है, कुछ बोलता है, ये भी क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट में ही आता है। कुछ अपमानित करके बोलना, कुछ मतलब वो गाली वाली देना अलग है, सेक्सुअल मतलब देखने की नजर अलग होना, ठीक है, मतलब अलग बोलते हैं ना कोई कोई इसकी नजर खराब है करके, तो वो सब काय में आते हैं, खराब नजर वाले भी सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। और इसके लिए बहुत सारे एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, तो ये मर्डर से भी अधिक गुना होता है, मतलब ज़्यादा सजा होता है इसमें सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। तो बराबर ध्यान से रहना आपको और ध्यान से बाकी को भी रखना है, ठीक है, क्यों तो हमें महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। तो अभी देखो जैसे ही आपको आईसीसी दिखाऊंगा तो आपको फट से ध्यान में आ सकता है कि आपको क्रिकेट के बारे में, बट ये क्रिकेट के बारे में नहीं है आईसीसी, क्यों तो क्रिकेट देखने वाले तो देख के लगेगा उनको कि अरे ये तो हमने सुना है, ठीक है, बट ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पॉश यानी कि क्या, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो एंड सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड आईसीसी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे भी हिंदी में पढ़ेंगे। और पॉश और यौन उत्पीड़न के संबंध में आईसीसी का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान में रखिए क्रिकेट नहीं होता है, हमने पहले ही बोल दिया, और ये इंटरनेशनल भी नहीं है, तो दोनों भी ऑप्शन हमारे कट गए। अभी बचा देखो एक तो इंटरनल है, एक में कंपनी और एक में क्या है कंप्लेंट है। तो यहाँ ये क्या होता है, ये हमारे कंपनी के अंदर एक कमिटी होती है, जिस कंपनी नहीं कहेंगे, हर कंपनी में एक कमिटी होती है, वो कमिटी को आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो बाहर कंप्लेंट करने से पहले आप जहां पे काम करते हो ना, वहां पे आप पहले कंप्लेंट कर सकते हो उस कमिटी को कि नहीं हमें यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हमारे साथ हो रहा है या तो हमें परेशान किया जा रहा है। तो पहले कंपनी में इसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेगी, या तो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वो बात की बात बाहर में। पहले कंपनी के अंदर ही कमिटी होती है जिसको कहा जाता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो ठीक हो, तो ये हिंदी में आपको ध्यान में नहीं रखना, इसको इंग्लिश में ही ध्यान में रखना है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है ब्लैंक है, मीन द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। अभी देखो इसका अर्थ क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, का अर्थ है कि अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास, अपने आप को और हमारे आजू बाजू को साफ सुथरा रखना, उसको क्या कहेंगे, स्वच्छता कहेंगे। बड़ा मतलब आसान सा क्वेश्चन था, तो उसको इंग्लिश में हाइजीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइजीन। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक है, हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम एंड क्लीन नेल। ठीक है, अभी ट्रिम करके मतलब नाखून काट के, ब्रश करेंगे दिन में 2 बार, उसके बाद हैंड वॉश करेंगे खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। तो ये किसका एग्जाम्पल है, और से ब्लैंक दे दिया, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। स्वच्छता के कुछ उदाहरण है, छटे हुए और साफ नाखून यानी बराबर नाखून काट के, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, उसके बाद खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना, उसको क्या कहते हैं, जो भी आपका हाइजीन है। लेकिन हाइजीन कौन सा है, देखो ये कम्युनिटी मतलब सामुदायिक हाइजीन है क्या, नहीं, क्यों तो हम खुद को भी नाखून वगैरह काट रहे हैं ना, हम खुद के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल भी नहीं कहेंगे, संगठन का भी नहीं कहेंगे, ये क्या है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत है, यानी कि हमारा खुद का है। हम खुद के नाखून की बात कर रहे हैं, हम खुद के ही खाना खाने के पहले हाथ धोने वाले, खाना खाने के बाद खुद के ही हाथ धोने वाले। ये पर्सनल यानी कि क्या है, वैयक्तिक स्वच्छता है। क्या है, वैयक्तिक स्वच्छता, व्यक्तिगत कहेंगे उसको। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड हाइजीन। अभी उसको किस तरह का हाइजीन कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, टेक केयर मतलब हम अपने आसपास के वातावरण की देखभाल कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। देखो इसके पहले का क्वेश्चन क्या था कि हम खुद के हाथ धोने की बात कर रहे हैं, खुद की नाखून काटने की बात कर रहे हैं, खुद का ही ब्रश करने की बात कर रहे हैं, खुद का, तो इसलिए पर्सनल था, वो पर्सनल था, वैयक्तिक का। बट अभी क्या कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए अभी पेड़ लगाएंगे या तो साफ सुथरा रखेंगे, इस तरह से जो करते, तो वो क्या हो रहा, कम्युनिटी के, मतलब हम सबके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, सबके लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, यानी कि हम सबके लिए ये सब कर रहे हैं इसलिए। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इसेंशियल लाइफ स्किल है, इसेंशियल लाइफ स्किल है, सामाजिक और व्यवसायिक उद्देश्य के लिए एक आवश्यक जीवन का कौशल्य क्या है। अभी इतने सारे दिए ना, इसमें से आपको सामाजिक जीवन में भी जीना है, ठीक है, तो कौन सी स्किल है कि नीचे में से, नीचे स्किल तो बहुत सारी होती है, बट जो ऑप्शन में देखे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सी वाली स्किल है, हमें ये पूछा गया, तो देखेंगे।
तो अब इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो अभी भी आप देखेंगे ना तो एम्प्लॉयबिलिटी की भी क्वेश्चन है ना, निम्मी ने क्या कर दिया पूरी इंग्लिश में दे दिए। तो आपको थोड़ा बहुत तो भी आपको इंग्लिश आने को ना, या तो आपको पढ़ते आने को ना, समझते आने को ना, थोड़ा बहुत, भले ही पूरा का पूरा नहीं। तो यहाँ पे वही कि लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आपके लिए आपके सामाजिक और व्यवसायिक उद्देश्य से बहुत जरूरी है। क्यों तो आप समझो कि आपने ITI कर लिया और आपको इंग्लिश आता ही नहीं, समझो इंग्लिश आता ही नहीं, और आपने बहुत बड़ी कंपनी खोल दी, अभी इंडिया में खोल दी, आपको अभी बाहर देश में जाके खोलना है, तो अभी वहां पे जाके हिंदी में नहीं बात कर सकते ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में बात करते आने को ना, क्यों तो भी आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है ना, इसलिए इंग्लिश क्या है बिल्कुल कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंग्लिश लर्निंग आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, जब आप अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक तो इनपोलाइट यानी कि असभ्य तो किसी के साथ नहीं रहना है, आपका दोस्त रहे, भाई रहे, सर रहे, आपके बॉस रहे, कोई भी रहे, असभ्य किसी के साथ नहीं रहना है, सबके साथ सभ्य तरीके से ही रहना है। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद एक तो इनफॉर्मल, फॉर्मल या तो एक्सप्रेसिव, अभी एक्सप्रेसिव भी नहीं कहेंगे हम, अभी इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों की बात। अभी जब घर में रहते दोस्तों के साथ रहते, हम इसके पहले कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाए थे कि उसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। लेकिन अभी जो हमारा बॉस है या तो आपके टीचर है, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो उनको एक रिस्पेक्ट से बात किया जाता है, क्यों तो आपके पापा भी आपसे बड़े हैं, ठीक है, आपका बड़ा भाई भी आपसे बड़ा है, ठीक है, आपकी बड़ी बहन भी आपसे बड़ी है, लेकिन उनके साथ हम फॉर्मली बात नहीं करते, कब चल के उसका नाम ले लेंगे बाप का भी, तो कोई इसकी गारंटी नहीं होती बच्चों की। लेकिन वो क्या हो गया, क्यों तो इनफॉर्मल है, वो कैसे कम्युनिकेशन इनफॉर्मल है, या तो एड्रेस करना, उनको विश भी करना, तो इनफॉर्मल तरीके से करते हैं। लेकिन ऑफिशियल में क्या होता है, सब कुछ हमें फॉर्मल तरीके से करना होता है, औपचारिक। इवन आपको छुट्टी भी चाहिए तो फॉर्मल तरीके से ही आपको लेटर लिखना पड़ेगा। बॉस को ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रिय बॉस करके, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, और प्रिय पापा करके आप लेटर लिख सकते हो अगर घर से छुट्टी चाहिए तब। तो इसका सी आंसर क्या बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।